बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हुई है। यहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी ये खबर छपी हुई है और दुनिया भर में रिपोर्ट हुई है कि उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ अमेरिका को। अब दुनिया हैरान हो रही है कि अमेरिका बगैर प्लानिंग के एक ऐसी लड़ाई के अंदर उतर गया जिससे निकलना कैसे है उसको आइडिया नहीं था। अब उनके पास फेस सेविंग भी कोई नहीं है। अमरीकी नाकाबंदी नाकाम। 24 घंटों में 20 जहाज़ आबनाए हुरमत से गुजर गए हैं, ये रिपोर्ट किया गया है। वाशिंगटन में एक अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों के दौरान 20 से ज़ायद तजारती जहाज़ आबनाए हुरमत से गुजरने में कामयाब हो गए, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। अब जो बड़े और ताकतवर ममालिक के जहाज़ हैं उन्हें अमेरिका रोक तो नहीं सकता ना। इब्तदाई तौर पे कुछ 6 बहरी जहाज़ जो हैं उनको वापस जाना पड़ा, वो वापस गए। उनको डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, उन लोगों ने बड़ा रिपोर्ट किया कि हम तो बड़े कामयाब हो गए, हमारा बड़ा शानदार जो है वो ब्लॉकेज है। ईरान ने एक धमकी लगाई है कि अगर ब्लॉकेज ख़त्म ना की गई तो वो रेड सी या बहरा अहमर को भी बंद कर देंगे। ये अगर आप नक्शे में देखें ना रेड सी को, तो ये वो इलाका है जो बाबे मंदब से ऊपर की तरफ है और ये नहर सुएज़ की तरफ जाता है। इससे ही सारे यूरोप को आमदरफ्त होती है और यहीं से जो है वो अमेरिकन भी मूव करते हैं। ये एक शॉर्टेस्ट रास्ता है जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है यूरोप को और एशिया को मिलाने के लिए। मगरिब और मशरिक के संगम के लिए बहरा अहमर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस बहरा अहमर को लेकर ये ईरान की जानिब से दावा किया गया या धमकी लगाई गई कि अगर अमेरिका अपनी ब्लॉकेज ख़त्म नहीं करता तो जो रेड सी है उसको भी हम ब्लॉक कर देंगे। उसको ईरान कैसे ब्लॉक करेगा, ईरान तो वहाँ से दूर है। देखिए रेड सी के एक तरफ जो है वो मिस्र है, पीछे लीबिया है, नीचे जो है सूडान है, सोमालिया है, वहाँ पे जबूती है। ये ममालिक एक तरफ है, दूसरी तरफ यमन है, सऊदी अरब है। अब ये ममालिक हैं दूसरी तरफ। तो यमन एक ऐसी जगह पे मौजूद है और हौसी बागी एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं। हौसियों की जो पूरी तंजीम है और ताकत है वो उस जगह पे इकट्ठी है जहाँ से वो बहरा अहमर को बंद कर सकते हैं। और ईरान के पास अपनी एक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है और ईरान के पास अमली तौर पे यमन में ऐसा बंदोबस्त है कि वो वहाँ से बहरा अहमर को बंद करने की सलाहियत रखते हैं। लंबे अरसे तक ना भी कर सकते हो लेकिन वो उसको बंद कर सकते हैं। अब ये उन्होंने धमकी लगाई है। फिर ट्रंप ने फौरी तौर पे एक स्टेटमेंट जारी किया और ट्रंप ने चाइना को ऐसा लगता है कि अपने साथ खड़ा करने की एक कोशिश की। हालांकि चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि दुनिया में इस वक्त जंगल का कानून नाफिज है। फिर चाइना ने एक बड़ा सख्त कानून भी पास किया है और ये कानून पास करके चीन ने पूरी दुनिया को एक पैगाम भी दिया है। बैरूनी दबाव का ये जवाब है। चीन ने ताकतवर कानून नाफिज करके दुनिया को सख्त पैगाम दिया है और इसके ऊपर फौरी तौर पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं कि हम अपनी मईशत का, अपने शहरियों का और अपने इदारों का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमें कोई रोकेगा तो फिर वो भुगतेगा। ये चाइना ने एक सख्त कानून पास कर दिया है। तो काम के मुताबिक इस कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की अफराद, कंपनियां और इदारों की एक खसूसी फहरिस्त भी तैयार की जाएगी जो चीन के खिलाफ इक़दामात में मुलव्वस होंगे। इन अफराद या इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियां और जवाबी इक़दामात भी किए जाएंगे। अब ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है इसमें चाइना ने यह कानून पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ की नज़ाकत को समझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को हथियार नहीं बेचेगा, वो इसके ऊपर मान गया है। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली जो ट्वीट किया उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और किस तरीके से वो इस सारी चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा जी, चाइना इज़ वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। वो ये कहता है कि चाइना बहुत खुश होगा कि मैं मुस्तकिल तौर पे आबनाए हुरमुज़ को खोलने जा रहा हूँ और इसे मैं खोल रहा हूँ और मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ, यानी चीन के लिए कर रहा हूँ और बाकी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। और वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। और जब मुझे चीनी सदर मिलेगा, प्रेसिडेंट शी, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गले लगाएंगे जब मैं उनके पास पहुँचूँगा। वी आर वर्किंग टुगेदर स्मार्टली एंड वेरी वेल। हम एक साथ काम कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात चाइना की तरफ से आई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अल्फाज से खेलने के मास्टर हैं, ब्लफ मास्टर आप ये कह लें। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चाइना को धमकी लगाई कि हथियार मत देना।
चाइना ने कहा हम तो दे ही नहीं रहे, हमारे दिमाग में ऐसी बात ही नहीं है। फिर कह दिया जी देखा चाइना हमसे मुत्तफिक हो गया कि वो अब हथियार नहीं देगा ईरान को, और हम जो आपने हुर्मुज़ खुलवा रहे हैं ये हम चीन के लिए खुलवा रहे हैं। हालांकि चीन ने स्टेटमेंट दिया कि आपने हुर्मुज़ खुली हुई थी, इसको बंद करना आपकी एक बहुत बड़ी नाकामी है और ये आपने किया है। फिर चीन ने यह भी कहा कि हमारे तो ईरान के साथ मुआहदे हैं और हम नहीं चाहते कोई रास्ते में आए, हमारे जहाज आपने हुर्मुज़ के आर पार आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमें तो कोई रोक ही नहीं रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर एहसान चढ़ा रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एंड में ये भी कहा कि हम अगर लड़ाई की बात आएगी तो हम लड़ते भी बहुत अच्छा हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं लड़ता। इस किस्म की बातें आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वो कहीं ना कहीं ऐसी बात कर देते हैं। तो अमेरिका लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये मुहासरा ख़त्म करना पड़ेगा। अव्वल तो वो पहले पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ तो नहीं सकता। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के, इंडिया के, जापान के, साउथ कोरिया के, ऑस्ट्रेलिया के या चाइना के यहाँ से बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रोक के क्या इन ममालिक को अच्छा पैगाम देगा? ईरान तो चलो ये कहकर रोक रहा है ना कि जी हमें मार रहे हैं, हम क्या करें। ईरान तो ये कह रहा है कि आपके लिए खुली, आप माल लेकर जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन हमारे दुश्मनों को फ़ायदा मत दें। आप यहां से डॉलर की बजाय आप दूसरी करेंसी के अंदर सौदा करें, हमारी शराइत के ऊपर आएँ, हमें थोड़ा सा पैसा दें, आप अपने जहाज़ लें और यहां से लेकर चले जाएं। हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा और बहुत ही मामूली खर्चा है, तो दुनिया ले जाएगी। तो ईरान के पास तो जवाज़ है ये करने का, अमेरिका के पास जवाज़ कोई नहीं है। वो आपने हुर्मुज़ जो पहले खुली हुई थी, अमेरिका ने उसे बंद करवा दिया और उसे खोलने के लिए वो परेशान है कि खोले कैसे। बड़ी खबर एक और आई है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात कब और कैसे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कब होंगे, क्योंकि देखें यहां पे जंग है, इसमें हम एक दूसरे की पकड़ नहीं कर सकते। यहां पे हर मिनट के बाद, हर 10 घंटे के बाद, हर 5 घंटे के बाद बाज़-औक़ात सिचुएशन बदल जाती है। आप कुछ नहीं कह सकते। यहां पे 10 मिनट पहले एक पार्टी कह रही है कि हम बात करना ही नहीं चाहते, हम इनको मुंह नहीं लगाना चाहते। 2 घंटे के बाद वो कहें जी हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो जंग है ना, इसमें सिचुएशन बदलती है और पोजीशंस बदलती रहती हैं। लड़ाई है ना, ये नॉर्मल हालात तो है नहीं। तो अब जो ईरानी सदर ने कहा, पहले वो स्टेटमेंट आप देख लें, उन्होंने कहा जी ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम ही होगी। ये ईरानी सदर ने दावा किया है। अमेरिका या इसराइल की जानिब से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी और ईरानी कौम कभी भी ऐसे रवैये को कबूल नहीं करेगी, कभी हम हथियार नहीं डालेंगे। ये बात ईरानी सदर ने अनाउंस कर दी है। तो दोबारा आपको मुज़ाकरात में बैठना पड़ेगा। मुज़ाकरात के हवाले से अब कुछ अमेरिका की तरफ से पहल की गई, फिर जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और उसके बाद अब ईरान की जानिब से भी जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है उनका भी स्टेटमेंट आ गया और यह बताया जा रहा है कि अगले बुध को पाकिस्तान दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। देखिए अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान के हवाले से कंफर्टेबल रहेंगे। अमेरिका इसलिए कंफर्टेबल रहेगा कि आसिम मुनीर पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भरोसा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आसिम मुनीर मेरा आदमी है और मेरे मफाद के लिए काम करेगा। इसी तरह ईरान को पाकिस्तान के साथ इसलिए वो कंफर्टेबल है कि पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए अमेरिका को ईरान को मारने के लिए। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, तो और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी एक बड़ा रद्द-ए-अमल आता है। तो ईरान ये बात जानता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ रहता है, पाकिस्तान की बड़ी मजबूरियां हैं। अमेरिकन दबाव की वजह से ही ईरान के साथ हम गैस पाइपलाइन मनसूबा मुकम्मल नहीं कर पाए। ईरान ये सब जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान पाकिस्तान को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे देखता है और ये मुज़ाकरात दोनों ममालिक पाकिस्तान में कर सकते हैं। वेन्यू तब्दील भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को दोबारा बैठना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी जंग लड़ें, एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना पड़ता है और वो वक्त करीब आता जा रहा है। अब नाज़रीन एक और खबर, पाकिस्तान की मईशत का बिल्कुल कचूमड़ निकल गया है। खासतौर पर जब यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो इनके पसीने छूट गए थे। फिर ये सऊदी अरब के पास गए, इन्होंने कहा जी जो कहते हैं जैसे कहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी शराइत रखी, इन्होंने फौरी तौर पर वहां पर मजीद फौज भेजी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जंगी तैयारे वहां पे तैनात किए। कौम को इन्होंने बताया नहीं, सऊदी अरब ने यह खबर दे दी। अब मामला यह है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब का स्टेटमेंट है, उनकी बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा पाकिस्तान कहां खड़ा है। यह इंतहाई खौफनाक है।
और मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया। फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने जो रिपोर्ट किया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा जी खौफनाक, इंतहाई खौफनाक, ये अपोजिशन की अब तक की सबसे बड़ी चार्जशीट है इस निज़ाम पर। मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि आलमी बहरान में हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज को अरबों रुपए का मुनाफा दिया। जंग में भी ये मुनाफे दे रहे थे। मोहम्मद ज़ुबैर के खौफनाक इल्ज़ामात में मुल्की डीजल को भी आलमी मार्केट से जोड़कर मुनाफा कमाया गया। 4 साल में मुल्की ज़र मुबादला में 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। दोस्त ममालिक के फिक्स्ड डिपॉजिट या IMF से पैसे आए, अगर वो चले गए तो मुल्क 1 हफ्ता में डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी पाकिस्तान के अंदर सारा पैसा जो पड़ा हुआ है वो दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ है। अब UAE ने अपना पैसा मांगा है तो उसकी जगह पे सऊदी अरब अपना कुछ पैसा $3 अरब इंजेक्ट कर रहा है, इससे आप बच जाते हैं। लेकिन किसी भी लम्हे किसी भी दोस्त मुल्क ने अब सारा इन्हिसार सऊदी अरब पे है और चाइना पे है। इन दोनों में से किसी ने भी अपने पैसे वापस मांग लिए तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, और ये 1 हफ्ते के अंदर कर जाएंगे तो आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी। वो जो आपसे कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की ये मजबूरी बनती चली जा रही है और ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। हालात कहां पहुंच गए हैं ये आपको मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट से पता चल जाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कारोबारी हजरात को मुखातिब करते हुए कि पैसा पाकिस्तान में ले आए। मोहसिन नकवी ये कह रहा है कि जी 30% पैसा ही पाकिस्तान में ले आए, यानी पिछले 3 साल में $100 अरब से जायद बैरून मुल्क चले गए। और ये आसिम मुनीर के दौर में गए। याद रखिएगा आसिम मुनीर साहब का 4था साल चल रहा है। 3 साल से जायद हो गए आसिम मुनीर साहब को। पिछले 3 साल में $100 अरब से जायद बैरून मुल्क चले गए, ये मोहसिन नकवी ने कहा। फिर उसने ये धमकी दी कि कराची में 2 लोगों को उठाने की देर है, पता चल जाएगा कि कैसे बाहर गए। और भाई जब बाहर जा रहे थे तब तुम्हें नहीं पता था। मुल्क का वजीर दाखिला इकोनॉमी पे बात कैसे कर सकता है, लेकिन कर भी रहा है। तो क्या बात कर रहा है कि पाकिस्तान को लूट लिया गया, $100 अरब पाकिस्तान से बाहर चले गए और आसिम मुनीर साहब को कानो कान खबर नहीं हुई। मैं आसिम मुनीर क्यों कह रहा हूं बार बार, हालांकि उनका ये काम नहीं है, उनका लेना देना ही कोई नहीं है इससे। आसिम मुनीर का क्या काम है, वो तो फौज का काम है, जाके उधर दिफा की जिम्मेदारी करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जरा आप स्टेटमेंट सुने। ये पाकिस्तान के मीडिया में बाकायदा चीजें चलवाई गई थी। ये पहला जो बयान मैं आपको सुना रहा हूं ये कामरान खान साहब हैं, और कामरान खान साहब ने क्या कहा था आज से 2.5 साल पहले। ये सितंबर का महीना था 2023 में। मैं तो उस वक्त ISI की कैद में था, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बातें हुई बाहर। लेकिन ये क्लिप आज मुझे किसी ने भेजा है कि देखें आसिम मुनीर साहब ने ये सारी चीजें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। ये जरा सुने कि उस वक्त क्या हुआ था और सितंबर 2023 में आसिम मुनीर ने क्या कहा था ताजरों से मिलकर। अरब ममालिक से जल्द भारी सरमायाकारी लाएंगे। ये इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि $25 अरब उन्होंने कहा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकातें हुई हैं। सऊदी अरब से कहा है कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, ज़राअत के शोबे में, माइनिंग के शोबे में, और IT में चाइना भी आएगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। हम आपसे $1-2 अरब नहीं मांग रहे, हमें $25 अरब चाहिए। $25 अरब लगाइए। ये नदीम मलिक साहब का था क्लिप कि जनाब $25 अरब सऊदी अरब से सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब। इन्होंने दावा किया करप्शन खत्म कर देंगे, स्मगलिंग बंद कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे दावे आसिम मुनीर साहब ने किए, इनका काम नहीं है लेकिन उन्होंने दावे किए। अब सुने कामरान खान साहब क्या कह रहे थे। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बबांगे दोहल मईशत बचाओ पाकिस्तान बचाओ मिशन की खुद अब क़यादत कर रहे हैं। मईशत बहाली का ये मिशन अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। हफ्ते को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची तशरीफ लाए। उन्होंने 50 से जायद कारोबारी शख्सियात के साथ 5 घंटे तवील डिस्कस की और कल इतवार की तातील के रोज उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में ताजिर बिरादरी के माशी इस्तेहकाम के रोड मैप का जायजा लिया। दोनों नशिस्तों में SIFC के तहत मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। SIFC का नाम आपने सुना, तो आसिम मुनीर साहब ने तो सारी चीजें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। अब मैं ये सारा आपको सुनाऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि किस तरह के दावे किए गए और पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। आज जो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है वो ये कहता है कि थोड़े से पैसे वापस ले आओ, यानी 30% वापस ले आए ताजिर। भाई जो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर चले गए हैं वो क्यों पाकिस्तान में पैसा वापस लेकर आएंगे। कारोबारी अफराद बैरून मुल्क दौलत का सिर्फ 30% वापस ले आए। मोहसिन नकवी ने अपील कर दी। एक तो ये वज़ीर दाखिला का काम नहीं है कि वो मईशत के मामलात में बोले। नंबर 2, अगर रकम वापस लानी होती तो ये लोग पिछले 3 साल में $100 अरब पाकिस्तान से बाहर क्यों ले जाते। नंबर 3 बात यह है कि लोग तो अपने खानदानों के साथ और अकेले जिसका दाव लग रहा है वो पाकिस्तान से भाग रहा है, उसको पता है यहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है मईशत में,
तो लोग पैसे वापस क्यों लाएंगे? नंबर 4, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। किसी को आइडिया नहीं है कि कल आसिम मुनीर साहब का मूड चेंज हो जाए, वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दे। ये बातें हमने सुनी है। कल मूड चेंज हो जाए, कौमी हुकूमत बना दे। कल मूड चेंज हो जाए, वो कुछ और कर दे। तो पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बंद कमरों में फैसले होते हैं। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसले यहां पे बंद कमरे में होते हैं। करप्शन के पाकिस्तान में रिकॉर्ड टूट गए हैं और कोई भी फैसला साजी के अंदर जो दिमाग वाले लोग हैं या मईशत को जानने वाले लोग हैं वो इसका हिस्सा ही नहीं है। नंबर 6 यह है कि अदालतों में पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। किसी के पैसे फंस गए तो फंस गए, आप रिकवरी कर नहीं सकते पाकिस्तान में जब तक कि कोई फौजी या कोई ताकतवर या कोई बहुत बड़ा सियासतदान या हुकूमत का कोई बहुत तगड़ा वजीर आपका वाकफ नहीं है तो आप अपना पैसा ही वापस नहीं ले सकते। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर पैसा लूट लिया लोगों का। नंबर 7 यह है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, यहां सियाहत खत्म हो रही है, तो कौन आएगा आके इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में? क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा मसला है कि हर साल पाकिस्तान में सैलाब आ जाते हैं, तो यहां पे आप कहते हैं कि आके ज़राअत के अंदर सरमायाकारी करें। तो पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। इसका रीजन यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है और वो हर फायदा अपने घर लेकर जा रहे हैं। वो हर फायदा अपने लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं है। मैंने बाहर बहुत सारे पाकिस्तानियों से मेरी बात होती है, मैं उन्हें यह पूछता हूं कि जब आपको यह शिकवा है ना कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाती है तो आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान वापस जाएंगे? तो वो कहते हैं नहीं, हम ये देखेंगे कि इमरान खान अगर आ भी गया तो हम ये देखेंगे कि हालात कितने बेहतर होते हैं। देखिए, सरमायाकार जो है वो अपना पैसा फेंकता नहीं है, वो असेसमेंट करके अपना पैसा लेकर जाता है। वो ये कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारा पैसा पाकिस्तान में महफूज है। तो मैंने कहा उसका क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी घटिया सियासत बंद कर देगी जब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क बन जाएगा, जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और ये जो अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मफाद के लिए ये जो लोग पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, जब ये सिलसिला बंद हो जाएगा हम पाकिस्तान में पैसा लेकर जाएंगे। तो पाकिस्तानियों को भी अब इस बात पे एतबार नहीं है, तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान में इनको पैसा चाहिए और निजाम लगा हुआ है इमरान खान को दबाने में कि इमरान खान को दबाओ बस। यानी इमरान खान को दबाने में निजाम इस कदर पागल हो चुका है कि वो इंसानी हकूक की सारी हदें फलांग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में यह दावा किया जाता था कि वो एक अवाम की मुंतखब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जिस पार्टी को लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए, वो पार्टी जिसको एक उम्मीद के तौर पे देखा जा रहा था, उसमें अब वो बात नहीं है। मैं सुहेल अफरीदी की आपके सामने एक मिसाल रख देता हूं कि सुहेल अफरीदी को उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था, मगर मौजूदा निजाम के लिए एक भी मुश्किल सुहेल अफरीदी खड़ी नहीं कर पाया। सुहेल अफरीदी मौजूदा निजाम के लिए एक भी मुश्किल खड़ी नहीं कर पाया जिससे मौजूदा निजाम हिल गया हो। यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्या ड्रोन हमले रुक गए या जो ड्रोन हमले होते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होना शुरू हो गई? नहीं हुई। क्या कोई ऐसा चैलेंज सुहेल अफरीदी ने खड़ा कर दिया हो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि उन्हें लगे कि नहीं यार ये तो बड़ी मुसीबत बन गई है? नहीं, एक भी मुश्किल अभी तक खड़ी नहीं कर पाया। स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान साहब ने कहा था, वो अभी तक उसका आगाज ही नहीं हो पाया। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी हिकमत अमली से जिस मायूसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या लोगों को धकेला था, जो सुहेल अफरीदी हैं वो उस मायूसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या लोगों को नहीं निकाल पाए। इमरान खान साहब की जेल है, उन पे होने वाला जुल्म है, उनकी कैद तन्हाई है, उनकी फैमिली पे जो जुल्म हो रहा है, ये तमाम चीजें, हत्ता के इक्तदार के ऊपर जो कब्जा किया गया है, इन तमाम चीजों को पाकिस्तानी लोगों की नजरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हत्ता के ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज कर दिया है। अब चीजें नॉर्मलाइज लगती हैं। नॉर्मल लगता है कि इमरान खान को आज ये टॉर्चर हुआ, नॉर्मल लगता है इमरान खान की आंख का ये हो गया। लोग इस पर ज्यादा बात भी नहीं करते, लोगों को तशवीश बहुत है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको काफी हद तक नॉर्मल कर दिया है। आप सोचें कि इससे 10% नवाज शरीफ के साथ या जरदारी के साथ होता तो किस लेवल का रोला पड़ता। सिर्फ बिलावल की पुप्पो को शिफ्ट किया गया था एक जेल से दूसरी जगह, तो बिलावल ने वो करमस डाल दिया था ना असेंबली के अंदर के सारे हैरान हो गए थे। वो आज भी क्लिप निकाल के आप सुन लें कैसे जज्बात थे पूरे असेंबली के। मरियम नवाज का दरवाजा टूट गया था तो मातम शुरू हो गया था पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहां इमरान खान साहब की आंख चली गई, उनकी बीवी के साथ जुल्म बर्बरियत, उनकी बहनों को बार बार गिरफ्तार, पूरा खानदान अंदर हर एक के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है।
बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया। और जो सुहेल अफरीदी से एक उम्मीद की जा रही थी कि गंडापुर के जाने के बाद वो मायूसियां खत्म करेंगे, वो अभी तक तो नहीं कर पाए। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।